नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नॉट नेक्स्ट वीडियो बट हम लोग का ये फर्स्ट वीडियो और यू कैन से न्यू लेक्चर कह सकते हो स्टार्ट हो चुका है। और ये हमारे अकाउंटेंसी 12th का थर्ड चैप्टर है। अभी 2 दिन पहले हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 एंड अप किया था, है ना। और अब हम चैप्टर 3 में मूव ऑन कर रहे हैं। ये हमारे पार्टनरशिप बुक का पार्टनरशिप जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं उसका ये थर्ड चैप्टर है। हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में ये चल रहा हो कि भाई आप बहुत जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हो, 1 ख़त्म हुआ फिर तुरंत 2 पे मूव किए, है ना। ईच मंथ के हिसाब से अप्रैल मंथ हमारा चैप्टर 1 था, एंड अप हुआ, हम तुरंत 2 दिन बाद स्टार्ट कर दिए चैप्टर नंबर 2 एंड अप हुआ 2 दिन पहले, फिर आज शुरू के चैप्टर 3 शुरू करने जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम तुम लोग को पहले 2 से 3 मिनट तक कुछ बेसिक बातें बताना चाहते हैं जो कि हो सकता है अगर तुम लोग ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत अभी नहीं आएगा, दिक्कत बाद में आएगा। तो एक छोटा सा रिकैप जो आने वाले टाइम पे तुमको फेस करना पड़ेगा। देखो कौन है सर? बिजनेस के नोट्स चाहिए। अच्छा दे रहे भाई, पकड़ो। तो देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक। देखो हम क्या बताना चाह रहे थे, वो जो हम तुमको एक ब्रीफ करेंगे ना आने वाले पूरे मंथ के एक शेड्यूल्स को लेकर के, जो तुम लोग को अब पता होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं इस पे गौर किए तो बिलीव मी बहुत एक बड़ा जो दिक्कत आने वाले टाइम पे आएगा उसको फेस नहीं कर पाओगे। वो क्या है समझो ध्यान से। हमारे पास 12th में 3 बुक्स हैं, एक पार्टनरशिप का है, ठीक, एक उसके बाद कंपनी का है एंड उसके बाद हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का है थर्ड बुक। इन 3 बुक में हमारे खास बात क्या है, यहाँ हमारे पास थे 5 चैप्टर्स, यहाँ हमारे पास है 2 चैप्टर्स एंड यहाँ हमारे पास है ऑलमोस्ट है तो 6 चैप्टर्स, लेकिन जो एकदम चैप्टर काम के हैं जो थोड़ा टाइम लेगा पढ़ाने में और समझाने में और करवाने में, वो मेनली 2 चैप्टर सिर्फ हैं, 2 चैप्टर्स। मतलब इस 6 में से भी 2 ही हमारे काम का जो टाइम लेगा, बाकी 4 तो सिंपल स्टार्टिंग के। एंडिंग के जो 2 चैप्टर्स हैं नाम भी जान लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर है, ठीक है। और एक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये 2 चैप्टर्स हो गए। एंड यहाँ जो लोग 5 पढ़ रहे हैं फिलहाल, आउट ऑफ 5 2 पढ़ चुके हैं। उसका नाम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो, तीसरा आज से पढ़ लें एडमिशन, थर्ड रिटायरमेंट एंड डेथ एंड लास्ट डिसोल्यूशन। जितना हम लिख के दिए ना, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको हम चाह के भी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम प्रॉपर पढ़ाने के लेवल पे जब गए थे, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लेवल पे, तो इन 2 को एंड करने में यहाँ लग गया मेरा टोटल 25 लेक्चर इंक्लूडिंग PYQs करवाने के साथ में, और यहाँ लग गया 21 लेक्चर। ये हम इसलिए बता पा रहे हैं बिकॉज अब यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास उसका कंटेंट है प्रूफ के तौर पे। तो 25 और 21 कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा है। और जो बाकी चैप्टर्स हैं क्लोज टू बता रहे हैं, यहाँ भी 20 कम से कम जाएगा, ये मेरा अपना अनुमान है। भले वो एडमिशन में बहुत सा कंटेंट रिपीट करेगा सेकेंड चैप्टर का, बट स्टिल क्वेश्चंस लगवाना ही पड़ेगा मुझे ढंग से, और वहाँ पे क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वैरायटीज़ भी हैं तो टाइम लगेगा। तो 20 अप्रॉक्सीमेट इंक्लूडिंग PYQs करवाने के साथ। सिमिलरली यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट 20 लेगा, यहाँ भी मिनिमम 15 तो लेगा ही कम से कम, यहाँ तो 25 जा सकता है। हम लमसम कह रहे हैं, कम गया तो अच्छी बात है बट ज़्यादा भी जा सकता है, इट डिपेंड, क्वेश्चन जब लगाया जाए देखा जाएगा। डिबेंचर में 15 या 20 लेगा अप्रॉक्सीमेट, एंड सेम यहाँ पे भी है 25 प्लस एंड 20 प्लस। मतलब सब में देखोगे ना करीब करीब हमें 1 मंथ तो लगना ही लगना है, सिर्फ अकाउंट की बात कर रहे हैं। और आज हमारा कौन से मंथ चल रहा है? जून चल रहा है ना। ये हमने पढ़ा है अप्रैल में, ये हमने पढ़ा है मई मंथ में, ये पढ़ेंगे जून के एंडिंग आते आते, ठीक। ये तुम अपना टारगेट क्यों बता रहे हैं कि जब तुम लोग का मेन बोर्ड एग्जाम आएगा या प्री बोर्ड जब दोगे नवंबर दिसंबर, वहाँ पे तुम लोग कितना प्रिपरेशन करा चुके होंगे एक बार टैली कर लो। और इसी को हम फॉलो करेंगे किसी कीमत पे साल के अंत आते आते तक। ये तुम पढ़ोगे जुलाई में, ये पढ़ोगे अगस्त में, अगस्त के मिड आते आते 15 अगस्त आते आते
मतलब इंडिपेंडेंस डे के आसपास ये एंड अप हो चुका होगा। फिर 15 अगस्त से लेके टिल सितंबर एंडिंग तक शेयर्स, अक्टूबर में डिबेंचर्स, नवंबर में अकाउंटिंग इक्वेशन एंड दिसंबर में कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो ये तो मैंने उस हिसाब से लिखा है कि इतना हम अगर नॉर्मल चलेंगे, जैसे भी चल रहे हैं 2 महीने चले ना इस तरीके से, तब हमारा दिसंबर जा रहा है कंपलसरी। और इसी पूरे प्रोसेस के बीच में तुम सब बहुत कुछ आने वाला है। जो बच्चे आर्मिला के होंगे, जो बच्चे संबीम के होंगे, जो बच्चे हेड मॉडल के होंगे, या जो कहीं के भी होंगे, हर स्कूल में 2-3 चीज़ पैटर्न कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? पहला, जहाँ तुम्हारा स्कूल ओपन होगा जुलाई में आफ्टर समर वेकेशन, यूनिट टेस्ट प्लस अगले मंथ तुम्हारे हाफ ईयरली प्लस प्रोजेक्ट फाइल, जो कि तुम्हें देना कंपल्सरी होता है बिकॉज ये बोर्ड का होता है। तो अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, अगर तुम्हारे पास देखोगे ना अकाउंट का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, 3 तो कंपल्सरी होता है। अब जिसने जैसा ऑप्शनल लिया होगा, किसी का फाइन आर्ट अगर है तो ढेर सारा पेंटिंग कहा जाए बनाने के लिए, किसी का फिजिकल है तो ढेर सारा फाइल बनाए कहा जाएगा, रिटन भी और प्रैक्टिकल मैनुअल भी, जो भी होता है। तो मतलब ले दे के प्रोजेक्ट जुड़ जाएगा और फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाता है प्री बोर्ड। अब इन सब के बीच में तुम्हें कहीं भी संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अभी क्या है, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना ऐसा होता है ना किसी 12th के बच्चे के लिए जहाँ पे उसको खुद को नहीं पता आगे क्या आने वाला है जुलाई ऑनवर्ड्स। और मुझे पर्सनली पता है जुलाई के बाद तुम्हारा मेन एक्चुअल बर्डन शुरू होने वाला है, जो अभी तुम्हें एहसास क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी कहा नहीं जा रहा है। स्कूल में खुलेगा ना तो लगातार ये सारे जो सिलेबस मैंने दिसंबर तक लिखा है ना, हर स्कूल कोशिश करता है अक्टूबर या नवंबर मिड आते हैं तो ख़त्म कराएगा तुम्हारा सिलेबस, जो कि उनके लिए ज़रूरी भी है बिकॉज प्री बोर्ड उनको लेना है। अब मेरे अकॉर्डिंग दिसंबर जाएगा अगर हम लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो बहुत क्लास आएगा बीच में, वो जल्दी कराना चाहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग प्रॉपर उसको कवर करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। और इस पूरे बीच में टेस्ट बहुत से दोगे। तुम काउंटिंग कभी कर लो कि 6 सब्जेक्ट मान लेते हैं, एक टेस्ट में बैठ रहे हो। अगर तुम्हारे दिन भर में, पूरे साल भर में 5 टेस्ट हो रहे हैं, 5 × 6, 30 डेज तुम बस टेस्ट के लिए बैठ रहे हो। हाफ ईयरली में भी अगर जोड़ लो तो वहाँ भी 6-7 दिन, प्री बोर्ड का जोड़ लो 2-3 प्री बोर्ड, तो मतलब नियर बाई तुम लोग 50-60 दिन सिर्फ टेस्ट के दिन बैठोगे। तो वो मेंटली तुम लोग को डिस्टर्ब करेगा अपना खुद का पढ़ाई करने से। तो ले दे के तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचेगा। तो हमारे पास सिलेबस बहुत सा पढ़ने को है और हर पता सब्जेक्ट में क्या खास बात है, चैप्टर में खास बात क्या है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। अभी कनेक्शन चल रहा है बिकॉज 2 पढ़े हो तो उसका हिस्सा 3 में आएगा, 3 पढ़ लो 4 में हिस्सा आएगा, उसके बाद खत्म। फिर जितने चैप्टर्स देख रहे हो, डिसोल्यूशन, शेयर्स, डिबेंचर्स, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं ना जिसका आपस में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, एक जहाँ कनेक्शन है इसमें, इन दोनों में। अगर शेयर्स अच्छे से पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो डिबेंचर तुम्हारा नियर बाई 50% मिनिमम तैयार हो जाएगा अपने आप, उससे जुड़ मतलब मिलता जुलता एंट्रीज है। तो ये तुम्हें क्यों बता रहे हम, क्योंकि देखो स्कूल में जो जैसे चलेगा, टेस्ट आएगा, प्री बोर्ड आएगा, प्रोजेक्ट लिए कहा जाएगा, फेस्टिवल्स बीच में बहुत सारे आएंगे, सब आएगा, उसमें तुमको दिन बहुत जल्दी बीत जाएगा। बट एट द एंड अगले साल मार्च भी आएगा जहाँ तुम्हारा बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा, या फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाए तब तो मतलब टाइम हमारे पास मैक्सिमम है 30-31 जनवरी तक। हम दिसंबर लेके चल रहे हैं, बट मुझे 1 महीना और चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हम लोग ढंग से पढ़ रहे हैं विदाउट रिवीजन, सिर्फ पहले चीज़ों को ढंग से पढ़ते आगे बढ़ रहे हैं। पूरा जनवरी हम इस्तेमाल करेंगे चैप्टर को वाइंड अप करा के वो टॉपिक पढ़ाने में जो बोर्ड में हर साल आता है। पढ़ा अभी भी रहा वो चीज़ें, लेकिन जनवरी में टू द प्रिसाइज अगर मैंने इतना पढ़ाया 100 टॉपिक मान लो हर जगह मिला के, तो हम 100 को भी कंप्रेस्ड करके 20 पढ़ाएंगे सिर्फ जनवरी में। और वहाँ पे PYQs क्यों नहीं लगवाएंगे, नहीं हम क्यों नहीं लगवाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी तुमको चैप्टर पढ़ाते वक्त, चैप्टर ख़त्म होने के तुरंत बाद उसी वक्त कम से कम 2-3 सालों का PYQs दिखा दे रहे हैं। और PYQs ऐसा होता है ना कि अगर तुमको ढंग से चैप्टर आता है ना, तुम PYQs लगा लो खुद ही, और वो तुम्हें खुद से लगाना भी चाहिए। अपने आप से कभी PYQs ओपन करो किसी भी ईयर का, देखो लगाए लायक हो कि नहीं हो। अगर लगा पा रहे हो इसका मतलब हम लोग ढंग से पढ़े हैं और हम तुम्हें ढंग से पढ़ाए हैं। नहीं लगा पा रहे हो, कोई सवाल आउट ऑफ बॉक्स दिख जा रहा है, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं लापरवाही किया है, कुछ चीज़ें स्किप किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बट ऐसा होता आमतौर पे नहीं है, हम खुद पूरी कोशिश कर रहे हैं। बुक हो, और देखो एक बुक इनफ है, एक ही बुक का अगर तुमने प्रैक्टिकल भी ढंग से लगा लिया ना, जो हम लगवा रहे क्लास में बैठ के यहाँ पे,
तो भी तुम्हारा ऑलमोस्ट सब कवर्ड हो जाएगा। तुम्हें 10 किताब या 10 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैंने पूरा अपना टोटल फोकस अपने बोर्ड के टाइम पे लगाया था एक बुक पे, दैट इज डीके गोयल। उसका ही देन था कि हम उसके बाद कुछ भी कहीं का पढ़ लेते हैं, चाहे वो टी एस गिरवाल, ये हमारा एस एस शर्मा, या फिर और भी जो रेफरेंस हमारे बुक्स बहुत सारे हैं, 100% सक्सेस हो गया, चैप्टर वाइज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, अरिहंत हो गया, ओसवाल हो गया। बिलीव मी, हर जगह क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ बॉक्स नहीं रहता है। तो ओवरऑल इस चैप्टर 3 को शुरू करने से पहले हम इतना तो मैं कहना चाह रहे हैं, तुम्हें अपना एक टारगेट फिक्स करना है। हर महीने एटलीस्ट एक चैप्टर तुम्हारा तैयार हो जाना चाहिए। अब वो चैप्टर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आ रहा हो नहीं आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा का ये कहता सर वो तो आएगा ड्यूटी 3 में आएगा या हाफ ईयरली में, अभी क्यों पढ़ा रहे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही जब भी आएगा तुमको एट देन पढ़ना तो है। तुम आज पढ़ो 2 महीने बाद पढ़ो, और तुम अगर ये कहते हो नहीं 2 महीने बाद क्यों पढ़े, 2 महीने पहले क्यों पढ़े, भूल जाएंगे हम, दैट मीन्स तुम फिर ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। अदरवाइज इसका सिर्फ एक मुझे आंसर दे दो, चैप्टर 1 तुम कब पढ़ रहे हो, अप्रैल में। इसका एग्जाम कब दोगे, मेन एग्जाम अगले साल दोगे फरवरी में बोर्ड एग्जाम के तौर पे, तो तुम 9 महीने बाद एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या सब भूल नहीं जाओगे। क्यों याद रहता है, बिकॉज तुमने ढंग से पढ़ा है। हालांकि होता ठीक उल्टा है, बच्चे इसको पढ़ते हैं अप्रैल में है और इसका कनेक्शन कहीं से कुछ भी नहीं होता है, तो इसको प्रॉपर वो भूल जाते हैं बोर्ड एग्जाम आते आते, और वो खुद जनवरी में कहते हैं सर चैप्टर 1 दोबारा पढ़ा दीजिए। जबकि हम कह रहे हैं कि अभी हम जो पढ़े हैं बीते 25 लेक्चर्स में इस चैप्टर को, ऐसा कौन सा टॉपिक था जो हमने ढंग से नहीं पढ़ा होगा। हाँ ये बात अलग है, अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो भूलना तय है। और रिवाइज का मतलब क्या होता है, तुम रैंडम अपने मन से हर हफ्ते या हर दिन कोई 1 या 2 सवाल उठा लो, मिनिमम 2 सवाल उठा लो रैंडम, देखो लगा पा रहे हो। इफ लगा ले रहे हो तो किक मिलेगा, हाँ लगा ले रहे हैं और चीज़ें रिकॉर्ड हैं। कभी ऐसा फील आया कि 2 सवाल उठा रहे हैं रैंडम, कोई भी सवाल बीच में से कहीं से भी, और नहीं लगा पा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमने क्वेश्चन पिकअप किया आईओडी निकालने का, अब तुम भूल गए कि एपी कितना था, तो इसका मतलब माइंड से निकल रहा है, स्लिप हो रहा है ना, तो वो स्लिप आगे और ज़्यादा हो जाएगा। इट्स बेटर अभी तुम रिवाइज कर लो। तो इस तरह से करना होता है जब कोई चीज़ पहले से पढ़ चुके होते हो। ये पूरी बातें इसलिए बता दी हम कि तुम लोग ये ध्यान देना कि हम लोग का अब जुलाई ऑनवर्ड्स एक होता है प्रेशर वाला दिन आने वाला है, ढेर सारे टेस्ट होंगे, तुम्हें कॉपीज़ के लिए कंप्लीशन के लिए फोर्स किया जाएगा। ये सब अपनी जगह सही भी है, मेन तो ये है प्रोजेक्ट वाला फाइल। बिलीव मी, बच्चे मिनिमम बता रहे हैं 1 महीना बर्बाद करते हैं। बर्बाद क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये काम हार्डली होता है 5-6 दिन का, बट बिकॉज उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, वो प्रॉपर लगा देंगे 1 महीना से उसको करने में लगा देते हैं। मतलब वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, वो लगता है भाई पहले ये जरूरी है 20 मार्क्स के लिए, जरूरी तो है बट तुम टाइम एक्सेस लगा दे रहे हो, पर टाइम है कहाँ। तुम ये जितना मैंने लिखा है सब लिखे हैं, अकाउंट का सब लिखे हैं, इसमें इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैंने बात ही नहीं किया। और जितना मैंने डेज लिखा है 25 दिन 20 दिन जेन्युइन लिखे हम। तुम अगर सोचते नहीं हम 1 शॉट के तौर पे इसको पढ़ लेंगे पढ़ा देंगे तुमको, हम इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक दिन में चैप्टर पढ़ना होता ना या पढ़ा देना होता तो हर बच्चा टॉप कर रहा होता। चैप्टर है लेंदी और ज़्यादा कुछ कंटेंट है तो पढ़ने के समय देना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना मैंने लिख के दिया है इसको रेस्पेक्ट करो। और अब जो चैप्टर 3 चल रहा है अपने आप को 2 के बाद 3 में मूव ऑन करो, ताकि जुलाई जब आए तो वहाँ हम लोग रिटायरमेंट डेथ पढ़ सकें। तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है वो अलग चीज़ है, वो साइड में चलने दो। हाँ ये अच्छी बात है, हम लोग आगे ही चलेंगे, मतलब प्लस रहेंगे हमेशा स्कूल के लेवल पे, और कोशिश भी करेंगे तुमको हमेशा एक स्टेप आगे रखें हम, सिर्फ अकाउंटेंसी में नहीं, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है ना। चलो तो चैप्टर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं देखो। चैप्टर 3 पता है हम लोग का सबसे आसान चैप्टर होने वाला है, बट वो तब होगा जब तुम लोग को चैप्टर 2 अच्छे से याद है। और पता है इसमें खास क्या है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है ना, जो एक पार्टनरशिप फर्म होता है, पार्टनरशिप फर्म नॉर्मली क्या होता है, जब तक एक फर्म चल रहा है नॉर्मल वे में, लाइक फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स थे ए एंड बी, इनका रेशो था 1:1 इक्वली था। मतलब इमेजिन करो कि ए और बी को ये लग रहा है कि 4 साल फर्म चला दिए, फर्म को कंटिन्यू कर लिए, ना फर्म ग्रो कर रहा है और ना ही फ़ायदा हो रहा है ए और बी के साथ होने से। तो उनको ये लगा कि चलो क्यों ना हम लोग एक और पार्टनर को ले आते हैं, एंट्री कराते हैं। फॉर एग्जांपल सी, कि हमने यहाँ पे क्या किया, सी को एज ए एडमिट कराया। और रीज़न बहुत से होते हैं कि हमने क्यों सी को एज यहाँ पे एडमिट करा रहे हैं, क्योंकि ये जो एडमिशन वाला पार्ट है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये बहुत जेन्युइन केस है।
तुम्हें लगा कि भाई 2 पार्टनर्स में काम नहीं हो पा रहा, तुमने सी को ला दिया। सी एक कोई पर्सन नाम है। रीज़न क्या हो सकते हैं? मे बी वहाँ पे फाइनेंस दिक्कत आ रहा हो, पैसे का, तो पैसा बढ़ाया जा सके तो सी अकेले तो आएगा नहीं, पैसा लेकर आएगा, तो वो पैसा एट द एंड फर्म के अंदर आएगा। तो जो शॉर्टेज ऑफ मनी का दिक्कत रहा होगा ए और बी के सामने, वो दूर हो जाएगा पैसे का। दूसरा हो सकता है सी मोर स्किल्ड हो, उसके पास मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज हो, या मे बी वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो। तो ये सब रीजंस के वजह से तुमने सी को अलाउ किया टू बी एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। लेकिन अब एक कुछ बातें आप समझना ध्यान से, जब भी सी एज ए न्यू पार्टनर आएगा, रीजन जो भी हो दैट डजंट मैटर, यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा दैट सी के आने के पहले ए और बी जो पहले से अपना फर्म चला रहे थे 2 साल 1 साल जितने भी साल, उनका अपना एक डीड था जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, जो वो आपस में म्यूचुअल कंसेंट के लेवल पे बना के रखे थे, है ना, जिसमें सब कुछ उनके बारे में लिखा था कि प्रॉफिट रेशो क्या होगा, सैलरी क्या होगा, डिस्प्यूट हो तो कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, सारी बातें लिखी थी उसमें। अब बिकॉज जब सी आ गया तो इस ओल्ड वाले पार्टनरशिप डीड के बनते वक्त सी तो था नहीं, तो मतलब उसमें सी का कंसेंट नहीं है, तो क्यों सी उस डीड को एक्सेप्ट करे? तो सी सिंपली ए और बी से कहेगा हम तभी आएंगे, हम तभी आपकी पूरी बातें मानेंगे, पैसा लेकर आएंगे, अपना स्किल वहाँ प्रोवाइड करेंगे, अपने आप को वहाँ पे पूरा एज अ पार्टनर बना के काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन तब जब आप अपने डीड को कैंसिल करके दोबारा से एक न्यू मॉडिफाइड पार्टनरशिप डीड फ्रेम करो, जिसमें कि अब इस बार ए बी और सी ऑल 3 का कंसेंट होना चाहिए। तो ये जो एक न्यू डीड बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि अब उस डीड में सी का भी सहमति होगा, उसमें बहुत मॉडिफिकेशन होगा, क्या पता जो रेशो चल रहा था वो बदल जाए, या जो प्रॉफिट जो उनके बीच में सहमति था चीज़ों को लेकर के कैसे क्या होगा, कौन क्या काम करेगा, सब उसमें चेंजेस कर दिया जाए, तो ये न्यू डीड बनता है। एक बात अब ये ध्यान देना, इस डीड के बनते वक्त ये डीड पहले क्यों कैंसिल हुआ ओल्ड वाला? क्योंकि मोस्टली न्यू पार्टनर इंसिस्ट करता है कि भाई आप उसको बदलिए, हम भी आ गए तो अब नया डील बनेगा, जहाँ पे हम भी पहले जाने उसमें क्या है और मेरे भी सहमति का उसमें रहना चाहिए, रेस्पेक्ट। बट इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये ए और बी सी से कहेंगे अब कि चलो ठीक है, अगर आप आ रहे हो पैसा लेकर आ रहे हो तो आपको मिनिमम फर्म के अंदर आने से पहले 2 चीज़ लाना होगा। ध्यान देना, न्यू पार्टनर जब भी आता है ना, न्यू पार्टनर, तो उसके आते ही उसको हमेशा 2 चीज़ लाना ही होगा, भले वो कुछ और लाए ना लाए। वो 2 चीज़ क्या है? न्यू पार्टनर हैज़ टू ब्रिंग 2 थिंग्स। पहला, अमाउंट ऑफ कैपिटल, ओन कैपिटल, मतलब वो अपने नाम से अपना खुद का पैसा लेकर आए जो कि उसके नाम से फर्म के अंदर रहेगा, और तब तक रहेगा तो फर्म चल रहा है। जब फर्म बंद हो जाए तो वो पैसा अपना ले जा सकता है, जैसे बाकी ले जाएंगे वो भी ले जाएगा अपना। तो वो जिस तरह ए और बी मान लो पैसा लाए होंगे अपने फर्म को स्टार्ट करते वक्त, एज इट इज़ सेम तरीके से सी अगर आ रहा है तो सी को अपना भी पैसा लाना होगा, ताकि वो भी कह सके भाई उसका पैसा भी लगा है फर्म के अंदर। अब वो जितना लाए, मे बी अपने मन से लाए या जितना ए और बी कहे लाने के लिए, इट डिपेंड जितना नीड है। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, सी सिर्फ पैसा लाएगा ऐसा नहीं है, एक चीज़ को और लाना पड़ेगा, पता है क्या? वो है गुडविल ऑफ हिज शेयर। उसको बेसिकली फर्म के अंदर गुडविल का अमाउंट लाना होगा। अब यहाँ पे गुडविल कहाँ से आ गया? देखो होता क्या है ना, उस रेस्पेक्टिव फर्म को ए और बी अपने एंड्स पे जितने साल चलाए होंगे सी के आने के पहले, हो सकता है चलाए होंगे 5 साल तक। उस 5 इयर्स में ए और बी ने फर्म का एक गुडविल बनाया होगा फर्म के अंदर, मार्केट के अंदर, और सी के आते ही क्या होगा, उस 5 साल की गुडविल का बेनिफिट वो सी पाएगा जुड़ जाते ही फर्म का पार्टनर बन जाने के बाद, जबकि उस गुडविल को बनाने में उसका कोई योगदान नहीं था। तो पता है ए और बी क्या बोलते हैं उस सी को ज्वाइन कराते ही कि भाई हम लोग जो एफर्ट लगा के फर्म के अंदर फर्म का गुडविल बनाए हैं मार्केट में, उस पूरे गुडविल का कुछ हिस्सा आप दीजिए। अब सवाल है कितना वो सी देगा? ये जो गुडविल है इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं
प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो गुडविल का अमाउंट है ये एक्चुअली न्यू पार्टनर को लाना होता है फर्म के अंदर, और कितना ला सकता है वो डिपेंड ऑन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। जितना न्यू पार्टनर प्रॉफिट का शेयर पा रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर, वो न्यू पार्टनर जितना प्रॉफिट का शेयर पाएगा, बिकॉज ऑब्वियस बात तो फ्री में नहीं आ रहा है, वो अपना पैसा ला रहा है, अपना स्किल देगा, अपना समय देगा, तो वो ये कोशिश करेगा। ओपन करो। अच्छा पकड़ो। देखो बात क्या है ना, वो जो सी है वो बेसिकली जब भी आएगा भले ही पैसा लेकर आएगा, वो ऑब्वियस ही बात है, लाना ही पड़ेगा, लेकिन पता है मेन हिस्सा क्या होता है, जो प्रॉफिट का शेयर अभी तक सिर्फ ए और बी में बट रहा था, बिकॉज सी के आ जाने के बाद अब देखो होता क्या है, फर्म का तो प्रॉफिट फिक्स होता है। जस्ट इमेजिन कि मान लो पूरे फर्म का प्रॉफिट है कितना है, मान लो 100%। अभी तक मान लो इवेंचुअली बट रहा था दोनों में इक्वली 50% एंड 50% ए और बी में, बिकॉज अब इसमें एक पार्टनर न्यू आ गया है दैट इज सी। तो सी के आ जाने के बाद ऑब्वियस ही बात है फर्म का प्रॉफिट रेशो कभी बदलता नहीं, वो 100% अभी भी रहेगा। उसमें 2 पार्टनर है 3 पार्टनर डजंट मैटर, फर्म का जो प्रॉफिट था वो स्टिल 100% ही रहता है। उसमें 2 पार्टनर आ जाए 4 पार्टनर आ जाए, बट अब होता क्या कि ए और बी को उस न्यू पार्टनर सी के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन के टाइम पे मान लेते हैं कि सी को कहा जा रहा है कि भाई आप आएंगे, तो ए अपने प्रपोर्शन में से जितना उसका था टिल नाउ वो अपने में से देगा 10%, तो मतलब कितना एक हो गया 40 हो गया। बी ने कहा हम भी देंगे अपने में से चलो 10% मान लेते हैं, तो इनका भी हो गया 40%। दोनों ने अपने अपने हिस्से में से 10% सेक्रीफाइस कर दिया उस सी को देने के लिए, तो सी कितना पा गया 20%। ये जो सेक्रीफाइस हुआ 10% का, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या प्रॉफिट के शेयरिंग के प्रपोर्शन में एक न्यू पार्टनर आ जाए और उसको जब मिलेगा तो वो फर्म में से मिलना है, तो ए और बी को अपना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन, ताकि उस सी को दिया जा सके। ये इम्पॉसिबल है कि भाई सी आ भी जाए वो भी पाए और ए और बी जितना पा रहे थे पहले से वो भी उतना मिलता रहे उनको, इम्पॉसिबल है। दोनों को अपना अपना कुछ नुकसान देना पड़ता है। जैसे ये कुछ वैसे जो ना तरीके से भी घर में अगर मान लो 2 चपाती थे 2 बच्चों के लिए, ठीक है, तो अभी तक उन दोनों मिला था इक्वल 1 चपाती मिल रहा था। अगर बाय चांस उस घर में 2 बच्चे और आ जाए उस दिन किसी वजह से, और घर में 2 ही चपाती बनाई था सिर्फ, तो अब अगर तुम्हें उनको भी फीड करना है, खिलाना है, तो तुम्हें उसी रेस्पेक्टिव जो अवेलेबल 2 चपातीज थे तुमको उसमें एडजस्टमेंट करना होता है। कैसे? चलो मान लो ये सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि तुमने क्या किया, अब इस बार दोनों को सिंगल सिंगल देने के बजाय चारों तुमने क्या कर दिया, हाफ हाफ दे दिया। मतलब नंबर ऑफ चपातीज तो एज इट इज थे, बट बिकॉज अब जब 2 और लोग बढ़ गए तो बाकी जो दिन को 2 स्टार्टिंग में 2 को पूरा फुल मिल रहा था, अब उनको अपने उस फुल में सेक्रीफाइस करके हाफ में गुजारा करना पड़ा। तो ये वैसे ही कुछ है कि ए और बी जितना अभी तक फायदा उठा रहे थे फर्म के प्रॉफिट का 50%, अगर सी को कहा गया 20% के लिए आइए, जिसमें से 10 हम देंगे 10 बी दे देगा, दैट मीन्स ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो याद रखना कि इस पूरे चैप्टर में तुम बेसिकली सेक्रीफाइस पे ज़्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स हैज टू सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट शेयर प्रपोर्शन फॉर द न्यू पार्टनर। और इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया भी कि भाई ए और बी का जितना था सी को 20% मिलना है, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया 10%। बट पता है क्वेश्चन में क्या होता है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ पे प्रपोर्शनेट कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ए और बी का रेशो इक्वल था, सी आ रहा है 1/4 के लिए। देखो फर्म का फ्रैक्शन के लेवल देखो ना, फ्रैक्शन लेवल पे
वो होता है 1। फ्रैक्शन का जो होता है टोटलिटी करने 1 होता है। कितना इनका आएगा 1/2, कितना इनका आएगा 1/2, दोनों ऐड कर लो वापस 1 आ जाएगा। फ्रैक्शन था तो नॉर्मल था, बट अब जस्ट इमेजिन कि c जो है वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो अब कितना हो जाएगा, किसका किसका, a और b का। और हो जाने के बाद जो अभी तक a और b का फ्रैक्शन मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था 1:1, अब यहाँ पे a, b और c के जुड़ जाने के बाद अब इनका न्यू रेशियो कितना होगा, ये तुमको इस चैप्टर के एकदम इनिशियली पढ़ना होता है। क्योंकि देखो होता क्या है, एक न्यू पार्टनर जब भी आएगा तो ये तो डैम श्योर है कि इस न्यू मॉडिफाइड डीड में सबसे टॉप पे पता क्या लिखा होता है कि इनका अब अपडेटेड मॉडिफाइड रेशियो क्या होगा। क्योंकि अभी तो इक्वल चल रहा था, सी के आ जाने के बाद अब इनका रेशियो कितना है, तुमको इस पे सबसे पहले काम करना होता है। तो मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम सबसे पहले काम किस पे करते हैं, न्यू रेशियो पे, कि भाई न्यू पार्टनर आ गया तो अब हमारा न्यू रेशियो कितना होता है वो तुमको कैलकुलेट करना सीखना होगा। और जब सीखोगे ना तो यहाँ पे टोटल 4 केसेस हैं, हम लोग इन 4 में से हो सकता है आज एक ही पढ़ पाए, होपफुली आज पहला क्लास भी था, लेकिन बाकी 3 केस हम लोग कल प्रॉपर पढ़ लेंगे। आज हम तुम्हें सिर्फ एक ब्रीफ कर रहे हैं, इस चैप्टर का खास बात क्या है कि यहाँ तुम क्या आगे चले पढ़ने वाले हो। दूसरा, यहाँ भी हमें गुडविल का जो था ट्रीटमेंट वो सीखना होगा। चलो काम करते हैं, को ज़्यादा गंदा हो गया है, पहले साफ करते हैं इसको हम लोग, फिर डिस्कस करते हैं प्रॉपरली कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्रॉपर वे में। देखो सबसे पहला, जब भी न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, मतलब फर्म में आता है, तो तुम्हें सबसे पहले काम करना होता है न्यू रेशियो के कैलकुलेशन पे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, न्यू पार्टनर आया तो रेशियो बदलेगा ही बदलेगा, सेम कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स अपना सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए, तो सेक्रीफाइस कर देने के बाद अब फर्म का न्यू रेशियो कितना आता है तुम्हें निकालना पड़ता है। और क्यों निकालते हो उसको भी तुम सीखोगे चैप्टर के एंडिंग जब आएगा। इसके अलावा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है कि भाई न्यू पार्टनर आ जाए और ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर घटाए ना, क्योंकि फर्म का तो फिक्स है शेयर 100%। तो अगर सी को कुछ भी मिलना है प्रपोर्शन 10%, 5%, 1% मिलना, जितना मिलना है सी को, तो वो 1% कहाँ से आएगा, किसी एक को तो या किसी दोनों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। मोस्टली सब मिलकर सेक्रीफाइस करते हैं, बट ये भी पॉसिबल है कि उस न्यू पार्टनर के लिए कोई एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो सकता है, बट दैट डजंट मैटर। मेन मोटिव क्या है कि कौन कितना सेक्रीफाइस किया उस न्यू पार्टनर के लिए, ये तुमको निकालना पड़ता है। और पता है इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट मेथड, जो तुमको हम सिखाएंगे सीधा क्वेश्चन लगवाते वक्त कि डायरेक्ट मतलब क्या होता है। बहुत बार हमारे क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन रहता है। मेंशन मतलब क्या होता है कि भाई बाकी पार्टनर्स कितने से सेक्रीफाइस करेंगे। लाइक 2 पार्टनर ए बी थे, सी आ रहा है, तो ए और बी कितना सेक्रीफाइस करेंगे अपना अपना शेयर, वो वहाँ पे लिखा होता है पहले से क्वेश्चन के अंदर। एक तरीका होता है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड क्या होता है, फॉर्मूला में क्या होता है तुम्हें वहाँ पे ओल्ड और न्यू बोथ रेशियो क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा, बस तुमको अप्लाई करना था फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, टू गेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। जो तुमने चैप्टर 2 में पढ़ा था सेम फॉर्मूला है कि अगर तुम्हें पता लगाना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2 पार्टनर्स के बीच में वो कितना सेक्रीफाइस किए न्यू के लिए, तो सिंपली ओल्ड माइनस न्यू कर दो। बट ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब इफ ओल्ड एंड न्यू बोथ रेशियो वहां पे क्या हो, गिवन दिया हो क्वेश्चन के अंदर। तीसरा, अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग
शेयर का रेशो निकाल दो। ये तीनों फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा एसआर निकालते वक्त जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो वहाँ बताएंगे हम, बट ये बहुत जरूरी है। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है ना, एडमिशन होगा, तो ऑलवेज वहाँ पे तुम्हें इन दो पे काम करना आना चाहिए। और स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, बुक की बात कर रहे हैं 19 तक, 1 से लेके 19। जिनके पास भी हम इस बुक की बात कर रहे हैं, डीके गोयल के वही न्यू बुक एडिशन बात कर रहे हैं 2017 का, 27 का सॉरी। तो इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं ना 1 से लेके 19 तक जो क्वेश्चन हैं टोटली सिर्फ इस पे ही बेस्ड है। तुमको सिखाएगा क्वेश्चन में स्टार्टिंग का 20 सवाल तुम्हारा सिर्फ ये सिखाने बिता देगा कि किसी फर्म में अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो बाकी जो पार्टनर्स हैं उनका जो ओल्ड रेशो तो बदल जाएगा, न्यू रेशो बन जाएगा, तो न्यू कितना बनेगा वो तुम्हें निकालना आना चाहिए। और निकालने के लिए मैंने बता दिया हमें टोटल पढ़ने होंगे 4 केसेस, 1 से लेके 4 केसेस। और तुम्हारे किसी क्वेश्चन में कौन सा केस अप्लाई होता है वो तुम्हें सेल्फ एनालाइज करना होता है। और होता बहुत सिंपल तरीका एनालाइज करने तरीका, बट वो तुम्हें खुद से दिमाग लगाना पड़ता है। और हम लोग चारों केस को प्रॉपर पढ़ेंगे जो कि इस पूरे 1 से लेकर 19 के बीच में सब क्वेश्चन आ जाएगा। और उसी 1 से 19 के बीच में तुम ये भी सीख लोगे हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो न्यू पार्टनर फ्री में तो आ नहीं रहा है, पैसा लेके आ रहा है ना, तो 2 चीज़ लेके आता है। पहला क्या लाता है, कैपिटल, मतलब ओन कैपिटल आता है, एंड दूसरा क्या लाता है, गुडविल का अमाउंट, गुडविल का अमाउंट। अगर मान लो कैश में ला रहा है, कैश में, तो उसको हम कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में नहीं ला रहा है तो उसका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो भी मतलब ये जो है गुडविल का अमाउंट उसको लाना कंपलसरी है, नहीं लाएगा तो भी देना पड़ेगा आज नहीं तो कल। क्योंकि क्यों लाता है वो, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को ही पता अच्छे से कि भाई न्यू पार्टनर जब आएगा, ये समझो उस तरीके समझो ना कि भाई एग्जांपल दें, मान लो कि ए और बी ने 20 साल से फर्म चलाया हुआ है, ठीक, एक सी अभी जुड़ा। अब पता है सी के जुड़ने से क्या होगा, सी के जुड़ते ही जो 20 साल का लेगेसी था ए और बी का, उसका बेनिफिट वो सी तुरंत पाएगा, है ना। और इमेजिन करो कि अगले साल 21th ईयर आते आते 21वें साल आते आते फर्म को बंद करना पड़ जाए, फर्म को बेचना पड़ रहा है। तो जब भी फर्म को बेचा जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा फर्म पाए गुडविल नाम पे, वो गुडविल का अमाउंट इस बार बिकॉज सी भी फर्म का पार्टनर बन चुका था, तो उस गुडविल का पैसा सी को मिलेगा, है ना। जबकि वो तो फर्म में कभी काम ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है। तो जो भी फर्म को गुडविल पैसा मिलेगा फर्म के बेचने पे, उसमें सी क्यों पैसा पाए, 20 साल से तो भाई ए और बी चला रहे थे फर्म को ना। तो ये नौबत जब भी कल को आता है फर्म को बेचने का, तो वो सी क्यों बेनिफिट पाए। अगर बेनिफिट पाना उसको है 1 साल के बाद ही फर्म के बेचने पे, तो वो ठीक है, तभी होगा जब सी उस हिस्से का पैसा खुद ऐड होते ही, जब वो खुद एडमिशन पा रहा है फर्म के अंदर, वो उसी साल उसका कुछ पे कर दे कॉम्पेंसेशन के तौर पे। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है 20 साल का पूरा पैसा पे नहीं करेगा वो सी, लेकिन जितना उसके हिस्से का है, फॉर एग्जांपल चलो इमेजिन करो कि 20 साल का मेहनत करके एफर्ट लगा के ए और बी ने फर्म का गुडविल बना दिया 10 लाख रुपया, कि कल को अगर फर्म को बेचा जाए सी के एडमिशन के ही दिन, तो फर्म 10 लाख रुपीस एक्स्ट्रा अर्न कर सकता मार्केट से एक्स्ट्रा। तो उस 10 लाख एक्स्ट्रा जो अर्न करेगा सी को कंप्लीट नहीं तो कम से कम जितने प्रोपोर्शनली वो आ रहा है, मान लो आ रहा है 1/5 के लिए, 1/5 के लिए, तो 10 लाख का 1/5 कितना होता है, 2 लाख। तो मतलब सी को 2 लाख आज देना पड़ेगा ए और बी को। मतलब ओवरऑल गुडविल पैसा उसको देना पड़ता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि ए और बी के जो पास्ट एफर्ट हैं गुडविल बनाने में फर्म का, उसके हिस्से का अमाउंट सी देगा एज अ न्यू पार्टनर जुड़ते ही, अब बाकी वो अपना पैसा खुद लेके आएगा। तो हमें इन दोनों का पता है सीखना क्या होगा, हमें इनका सीखना होगा जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज जो बहुत सिंपल है। एंड उसके बाद जितने तुमने कंटेंट पढ़े हैं चैप्टर 2 में, वो सब यहाँ पे फिर से आएगा। क्या क्या पढ़े याद करो। ये बताओ कि बैलेंस शीट में मान लो कोई भी ओल्ड रिजर्व पहले से अवेलेबल हैं बैलेंस शीट में, जो ए और बी ने बना कर रखे थे सी के आने के पहले, क्या सी के आ जाने के बाद
ए और बी चाहेंगे कि उस रिजर्व पे क्लेम सी रख दे? भाई जब वो पैसा ए और बी ने बनाया था, क्यों ए को क्यों सी को मिले? तो इसीलिए सी के एडमिशन मिलते ही ओल्ड पार्टनर्स क्या चाहते हैं, जो भी उनके रिजर्व, सरप्लसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हैं, इनको वो लोग आपस में क्या करेंगे, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूट। नॉट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है बट उसकी बात करेंगे बाद में। चलो असली लिख देते हैं हम, नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो, बट मोस्टली बांटते हैं आपस में। और बांटने का प्रॉपर जो प्रोसेस था 100% सेम है जो वहां पढ़े थे, कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 में। इसके अलावा यहां भी तुम बनाना सीखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी न्यू पार्टनर आता है, बस ये ध्यान देना, जब भी तुम बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, उस कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हमें ऑल पार्टनर्स के कैपिटल को प्रपोर्शनेटली एडजस्ट क्वेश्चन में करने के लिए कहता है। अब ये जो लास्ट मैंने लिखा है कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्टमेंट करने के लिए क्वेश्चन में कहेगा, ये तुम्हारे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा हार्ड है बट एक बार सीख गए तो आसान भी लगेगा। बाकी जो ऊपर के पार्ट्स हैं, ये न्यू पार्ट है, ये भी न्यू पार्ट है बट इजी है, ये तुमने पहले से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में, चैप्टर में कुछ खास नहीं है। हमें इन सब पे काम करना है आने वाले पूरे कह सकते हो इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस तक। हम लोग फिलहाल फोकस करेंगे टिल 19 क्वेश्चन तक। कहाँ पे, हाउ टू गेट न्यू रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के बीच में जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है। ये जितना लिख के दिए हमें इन सब पे काम करना है। और आज तुम्हारा पहला वीडियो नहीं है, पहला लेक्चर है। ठीक आज से 20 दिन या 22 दिन बाद हम तुम्हें हो सकता है एक बार दोबारा इस चैप्टर के बिटवीन, मतलब मिड में आते आते हम एक बार तुम्हें दोबारा रिवाइज कराएंगे हम कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक क्या क्या पढ़ के कहाँ तक पहुँचे, कि तुम्हें कनेक्ट करा सके कि तुमने कितना सीखा। अभी तो पहला दिन है, तुम आज तुम सिर्फ वर्बली सुन रहे हो। 20 दिन बाद एक ऐसा नौबत भी आएगा, एक समय आएगा जहाँ पे तुम ये मैक्सिमम चीज़ें पढ़े रहोगे, तो वहाँ तुम जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। हाँ, जो मैंने डे 1 कहा था और जो 20 दिन बाद कनेक्ट कराएंगे, तो वहाँ तुम जल्दी इस बात को समझोगे कि हाँ हम लोग कितना कुछ पढ़े, और जो जो बता रहे हैं वही चीज़ आगे चलता रहेगा। बस ये ध्यान देना कि फर्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये जो फर्स्ट टॉपिक है एमसीक्यूज में 100% आता है। और तुम्हें इस बात का एहसास कब होगा, जब चैप्टर खत्म होगा, जब पीवाईक्यूज लगवाएंगे, तब तुमको एहसास होगा हाँ ये क्वेश्चन आता है। जहाँ पे तुम न्यू रेशियो कैसे निकाल लो, ऑल 4 केस में से कोई भी एक केस को पिकअप करके, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कौन सा दिया है, एंड कैसे निकालते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाय इन 3 में से कोई भी एक मेथड को अप्लाई करके। चलो एक काम करते हैं, हमारे पास आई बिलीव 10 मिनट तो अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए, तो एक सवाल लगाते हैं हम लोग। अब ये सब जितना मैंने लिखा है ना, बहुत ना इस पर ध्यान मत दो, हमारा मेन कंसर्न क्वेश्चन लगवाने पे था। बट जो बातें बताए हैं, ये जितनी बातें बता रहे हैं, ये हमें सब कुछ याद होना चाहिए कम से कम क्वेश्चन लगाने से पहले। चलो एक में क्वेश्चन दिखाते हैं हम, और हम क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं पहला वाला। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में कौन सा केस मेंशन्ड है, केस 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4, वो मत याद करो। बस उस केस का जो कॉन्सेप्ट है कि किस केस में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो याद रखो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 देखो पहले बुक का ही, और मेरा भी फोकस जेनेटिक्स बताने में, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट डिवैल्यूएशन, हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब भी नहीं फोकस अभी है मेरा। सिंपल फोकस अगले 3-4 दिन तक सिर्फ इस पे रहेगा कि इफ न्यू पार्टनर कम्स इन द फर्म, admin in the firm, then how you can calculate the new ratio of that respective firm। क्योंकि न्यू रेशियो निकालना मस्ट है। एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, तुम्हें न्यू रेशियो निकालना ही पड़ता है किसी कीमत पे। तो एक में सवाल दिखाते हैं, एकदम सिंपल सवाल लेते हैं भी, हम हार्ड नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या लिखा है इसमें, दे आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, जिनका हमें ओल्ड रेशियो दिया है 5:3, दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। आगे लिखा है C is admitted in the firm for 1/4 share। C has been admitted for the firm 1/4 शेयर के लिए। ध्यान देना, ये जो 1/4 लिखा है, ये C को इतना दिया जाएगा, मतलब A और B अपने अपने हिस्से में से इतना सैक्रिफाइस करेंगे, 1/4 C को मिल जाए, इसलिए क्वेश्चन में इतनी कहा था। बाद में कह रहा है कैलकुलेट द न्यू रेशियो, कैलकुलेट द
अब जब भी तुम्हें क्वेश्चन कभी इस टाइप का दिखे, इसको याद पहले कर लो, दिस इज अवर केस 1। तो पता है केस 1 में खास क्या है? इस केस 1 को अगर तुम्हें डिफाइन करना हो कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे याद रखें केस 1 में क्या बातें हमारे लिए काम की थी, वो ये था कि अंडर दिस नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन regarding the new partner profit share। ध्यान देना, न्यू पार्टनर जो 1/4 पाएगा, वो न्यू 1/4 कैसे पाएगा, मतलब कोई भी जानकारी नहीं दिया है कि वो 1/4 ए और बी किस तरीके से देंगे सी को। जैसे मैंने वहां पे यहाँ बनाया था वो सर्कल, वहां मैंने बताया था कि ए और बी अपना अपना 10% देंगे। तो मैंने कह दिया था ना कि भाई कितना था देंगे, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना का है सी को इतना मिलना है। अब सी को इतना मिलना है अगर, तो ए और बी किस तरीके से देंगे वो बता ही नहीं रहा। तो यहाँ पे याद रखना कि इफ नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन रिगार्डिंग द न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, कि वो अपना प्रॉफिट शेयर पाएगा ओल्ड पार्टनर से, किस तरीके से पाएगा, जब जब ये लैक रहेगा, इंफॉर्मेशन नहीं दिया क्वेश्चन में रहेगा, तो यू विल ऑलवेज कॉल्ड इट एज अ केस 1। अरे केस 1 याद मत करो, उसका सिचुएशन याद कर लो कि जब भी न्यू पार्टनर का शेयर उसको कैसे मिलेगा ओल्ड पार्टनर से, इसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं कहेगा, तो ये सिंपल केस है। और तुम खुद देखो ना यहाँ पे कितना लिमिटेड इंफॉर्मेशन है कि ओल्ड रेशो दिया हुआ है, सी कितना पाएगा वो दिया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म इतने में। तो इस सिचुएशन में कैसे निकालें न्यू रेशियो एन आर, कैसे निकालें? तो इसका एक प्रोसेस पहले याद कर लो। प्रोसेस क्या है? मैंने तुम्हें बात बताया था दैट ऑलवेज फर्म का टोटल शेयर कितना होता है? ओके देखो क्या बताना चाहते हैं। इफ मान लेते हैं ऐसा वाले करके एक बात है, अभी मैंने टाइम देखा है, टाइम जा चुका है 42 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट। तो ऐसा करें, इसको यहाँ रोकें, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस प्रॉपरली कल लगा सकते हैं। बट हाँ एक बात है कि आज जो डिस्कस की वो इंट्रो था, कल हम डायरेक्टली तुम्हें ऑल 4 जो केस हमारे पास हैं, केस नंबर 1 2 3 4, हम चारों केस पे डायरेक्ट सवाल लगवाएंगे, ठीक है। बट हाँ ये जो सवाल पिकअप किए उसको कल कंटिन्यू करेंगे। एंड न्यूमेरिकल कल लगवाने से पहले ये ध्यान देना, जो आज मैंने बातें बताया स्टार्टिंग में बताया था वो बहुत ध्यान देना, और जो अभी एक डिस्कस किए इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे वो भी याद रखना, ठीक है। चलो बाकी कल मिलते हैं, अच्छे से कल न्यूमेरिकल लगा जाएगा, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।